वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्लासेस जो चल रही हैं उसी में पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। आज मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 16 तक विस्तृत चर्चा इस पर की जाएगी। इसके सारे एस्पेक्ट पर नज़र रखी जाएगी, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे विवाद वाद जो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए थे, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो पूछे जाते हैं बार बार आपको पॉलिटी के सेक्शन में आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 16 तक जितने भी क्रक्स है आपको आज यहाँ समझ देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी पॉलिटी का बुक पढ़ रहे, एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसके जो क्रक्स होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए आज हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं लिस्ट बहुत लंबा है। तो देखिए हम लोग 12 अनुच्छेद 12 राज्य का अर्थ समझेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में भी 12 अनुच्छेद 12 राज्य का अर्थ बताया था। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में मूल अधिकारों के असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन कौन सी है, तो उसमें राज्य को इस पर क्या अधिकार मिला, क्या कौन सी शक्ति प्राप्त है, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पृथक्करणीयता या पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, वो किस प्रकार से लागू होता है हमारे शासन प्रशासन में, उस पर बात होगी। साथ ही साथ ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात लोभ का सिद्धांत भी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो यह क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मूल अधिकार बनाम निर्देशक तत्व अर्थात नीति निर्देशक तत्व के बीच विवाद क्या है और इसमें कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसी प्रकार शंकरी प्रसादवाद 1951 और गोलकनाथवाद 1967, मौलिक अधिकार 12 से 16 के बीच में जो विवादित चीजें हैं उसके संदर्भ में बातें होंगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 के संदर्भ में विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है किन रूपों में है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता का अपवाद, समान संरक्षण क्या है, ये सब देखिए कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी आपको बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस में। और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के पार्ट में भी यह सब पूछा जाता है कि आपसे पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, अल्पीकरण का सिद्धांत क्या, गोलकनाथ विवाद क्या रहा है, इससे संदर्भित आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे आगे भी स्लाइड है जो देखिए आप लोगों को दिया गया है, उसी में देखिए अनुच्छेद 15 के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि 15 धर्म मूल और जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध लगाता है। तो इसके संदर्भ में क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या पार्ट है जो एग्जाम ओरिएंट है, तो हम लोग बात करेंगे। साथ ही अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में विषय के अवसर में समता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उससे संबंधित कौन हालिया घटनाक्रम हुए हैं। आप लोगों को करंट के पार्ट में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी इस पर कुछ कवर किया गया था हाल ही में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में मंडलवाद और वर्तमान स्थिति क्या है, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंडलवाद उन निर्णय के प्रभाव क्या है, सरकार की प्रतिक्रिया इसमें क्या वर्तमान तक देखने को मिलती है, सभी पर चर्चा करेंगे। और परिणामी वरिष्ठता आपको सीनियरिटी जो है क्या होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा संबंधित तथ्य क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से आपको मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं या कौन से टॉपिक जो आपको करना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंट है। बार बार इससे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का, तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो लास्ट में हम लोग उस पर कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। युक्ति आईएएस को लगातार सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग एक बेहतर विकल्प आप लोग के लिए लेकर आए, एग्जाम ओरिएंट टू दी पॉइंट बात करने के लिए। यहाँ पर कोई बकवास की बात नहीं होगी, कोई भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं होगी। अगर 1 घंटे का क्लास होता तो 1 आवर आप लोगों को टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर किया जाएगा, उसके रिलेटेड बातों को बताया जाएगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ये बार कोड स्कैन कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट आप जुड़ जाइएगा। तो इस बार कोड को अपने गूगल स्कैनर से, आपके मोबाइल में गूगल स्कैनर होता है, उससे स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात है यूपीएससी सीएससी जो 2023 का जो
शेड्यूल क्लासेज है आप उसमें टारगेटेड बेस में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंटों को कॉल आ रहा है, तो आप लोग जो सीट रिजर्व करना है 50 स्टूडेंट के लिए, आपको यह वैलिड होगा और ये 31 अक्टूबर 2022 तक इसका वैलिडिटी है, जिसमें आपको इस कोर्स का फी 4000 है, पर 50% छूट और दीपावली और छठ के अवसर पर दिया गया था, तो उसी में 1999 इसका मात्र फी रखा गया। जो भी स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द इनरोल करा लीजिए। जो आपको यहाँ दिया जा रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टैटिक्स पार्ट से लेकर करेंट तक और एस्पेक्ट जो क्वेश्चन है ये आने वाले ईयर में 2023 में उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है। तो फुली ये पैकेज है और रेगुलर टेस्ट भी इस पर टॉपिक वाइज होगा, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। 68 का भी सेम पैकेज चल रहा है, तो आप लोग इसे भी जो भी 68 बीपीएससी देना चाह रहे हैं या 69 भी देना चाह रहे हैं वो दोनों इसको ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग 2000 इस पैकेज का दाम है और छूट दिया गया 999। इससे सस्ता कुछ नहीं आप लोग अवेलेबल हो। जो क्वालिटी आप लोग को दी जा रही है, आप लोग क्लास में देख रहे होंगे, पीडीएफ उसका देखिए तब चीज़ें समझ में आएगी। पहले 50 विद्यार्थियों को यह दिया जाएगा, क्लासेज, पीडीएफ और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। तो आप लोग 31 तारीख तक जितने लोग हैं इनरोल करा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में इसकी फ़ी बढ़ जाएगी। तो आप लोग फिर बढ़े हुए दाम पर ही एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत सोचते हैं, समझते हैं। देखिए डेली करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, इवनिंग में डेली लाइव क्लासेस लिए जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। हालांकि अभी पूजा का दौर चल रहा है बिहार यूपी में, तो उम्मीद है जल्द से जल्द आप लोग रिकवर होकर जल्द से जल्द जुड़िएगा। देखिए यह सोर्स इसका है पीआईबी, गवर्नमेंट साइट, द हिंदू, दैनिक जागरण, ईटीसी, बहुत से पेपर ऑथेंटिक साइट है। डेली जो करंट अफेयर डीसीए जो किया जाता है इवनिंग में, वो आपको लाइव क्लास 8 PM से होता है, तो उसमें आप लोग सभी लोग शामिल होइए। और उसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसको 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, 199 में आपको प्राप्त होगा। जो पीडीएफ आप लोग वहाँ पढ़ाया जाता है वो सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। ये दैनिक जागरण जो डेली करंट अफेयर्स सीरीज चलता है, इसी प्रकार से आपको कि जीएस में कोई इशू हो रहा है तो जीएस का पार्ट भी आप लोग कवर कर सकते हैं। 199 में आपको 2500 टॉपिक वाइज लूसेंट का टॉपिक कवर किया गया है, तो आप उसमें प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। ये दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस की पॉइंट और की जो अंडरलाइन पेपर होता है वो अवेलेबल होगा ऐप पर। आप लोग सभी लोग इसको जो भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देखते हैं वो जरूर परचेज कीजिएगा, आपको बहुत से पार्ट कवर हो जाएंगे इससे। ये आपका 50 से 60% सिलेबस को टच करता है ये इसका टॉपिक, क्योंकि एक साल में आपको इतने टॉपिक को कवर कर जाएगा ये ना, तो आपको समझ में आएगा लास्ट आवर में। और देखिए 299 बहुत बड़ी राशि नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यह केवल आपके लिए जवाबदेहिता तय करने के लिए दिया गया लिया जा रहा है कि 299 में 1 साल का है ये। अब 1 रुपया से भी कम के मात्रा में इसकी एक दिन का एक पीडीएफ में आपको 7 से 8 पेज का पीडीएफ होता है। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, आप लोग ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर कुछ शेयर किए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है यूपीएससी का, जिन भी स्टूडेंट को लेना है वो परचेज कर सकते हैं। और इस पर आपको टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट देकर आप इसे इसकी क्वालिटी को जांच कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक पर आते हैं। देखिए लास्ट क्लास में आपको राज्य के अर्थ मैंने बताया था। राज्य बेसिकली किसे कहा जाता है, राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा। नहीं तो अमूमन विद्यार्थियों में राज्य की परिभाषा और राष्ट्र की परिभाषा एक ही मानी जाती है या एक ही मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्र को राज्य बोला जाता है, राष्ट्र कोई कल्पना है ही नहीं। राष्ट्र कल्पना इस संदर्भ में देखा जाता है कि राज्य का जो अस्तित्व है सामूहिक रूप से किस रूप में झलकती है, तो एक राष्ट्र के रूप में झलकती है, तो इसलिए राष्ट्र की कल्पना है। पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में परिभाषित देश की भूमिका किस रूप से देखी जाती है, एक राज्य की तरह देखी जाती है, राज्य के संदर्भ में वर्गीकृत की जाती है। तो इसी में हम लोग बात करेंगे कि जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, इस चीज़ को समझिएगा क्यों मैंने इस पर बार बार मैं बात कर रहा हूँ,
तो देखिए जितने भी पॉलिटी के पार्ट आज के बाद आप लोग पढ़िएगा ना, उसमें अलग एक नज़रिया आप लोग को यहाँ से डेवलप होगा। स्पेशल चीज़ें आप लोग समझ में आएगी जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, जो एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में एग्जामिनर कोशिश करता है कि ये सब आप शब्द आप यूज़ करिए, उसके संदर्भ में बात होगी। जैसे अनुच्छेद 12 की परिभाषा में हम लोग बात किए थे, संघ की सरकार और संसद के जितने भी विकरण है, एजेंसी है, सभी राज्य के पार्ट होंगे। वैसे ही राज्य की सरकार और विधानसभा के जितने भी विधानसभा, जहाँ विधान परिषद है जिन राज्यों में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि किन राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि आप लोग एक्टिव मोड में काम कीजिएगा। बाकी हम लोग तो बात करेंगे ही। तो जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है उसकी संबद्ध सारी एजेंसियां आपको राज्य कहलाते, राज्य के भाग होंगे। स्थानीय जब प्रशासन लागू हुआ था उसमें नगर पंचायत और नगर निगम के पार्ट जो संबंध क्षेत्र है वो भी राज्य के राज्य कहलाते हैं। और सरकार, देखिए सरकार के शक्ति प्रयोग वाला कोई भी संस्था व्यक्ति वो राज्य कहलाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कहा गया है कि निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर संस्था के रूप में कार्य कर रही है वो भी राज्य कहलाएगी। तो जैसे LIC, ONGC, SBI या इस प्रकार से बहुत से आपको एजेंसी हैं, PSU कंपनियां हैं, सभी राज्य कहलाती है। जब भी कोई वाद होगा या केस दर्ज करेंगे मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ, तो आप उसको सीधे एक पार्टी बना सकते हैं अपने बिहाफ में राज्य के संदर्भ में। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि राज्य का भूमिका क्यों है, राज्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए यह अनुच्छेदगत चर्चा किया जा रहा है इसलिए कि जो अनुच्छेद जो है ना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको पूरे पॉलिटी के सेक्शन में काम देगा। इसलिए आपको यहाँ से 12 से लेकर 35 तक और उधर आपको 51 तक टोटल चर्चा किया जाएगा अनुच्छेदगत। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा, लोकसभा, इस तरह हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो इसे अनुच्छेद 13A यदि किसी संवैधानिक प्रावधान या विधान विधि और मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो तो मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत से ऐसे वर्डिक्ट आए थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो वहां पर आपको कहीं भी किसी प्रकार का विवाद होगा, किसी प्रकार का टकराव होगा, तो आपको मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी अनुच्छेद 13(1) के तहत। हालांकि 13 पहले था क्या, किसी भी प्रकार से संशोधन किया जा सकता संसद के नियमों के तहत, संसद के विधानों के तहत, पर जब 13A आपको शामिल किया गया उसमें बोला गया कि किसी भी संवैधानिक विधान विधि या मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न होगा तो उसमें मूल अधिकारों की वैलिडिटी या प्राथमिकता अधिक होगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार को सर्वसर्वा बनाया गया राज्यों के वनस्पत पे। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत अपील कर सकता है। इसी संदर्भ में आपको इसे वरीयता दिया गया है अनुच्छेद 13 के तहत। किसी भी विधि विधान आप संविधान के किसी एजेंसी के संदर्भ में समझ सकते हैं या किसी ऐसे लॉ कानून या किसी ऐसे एक्ट के संदर्भ में अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो इसमें वरीयता किसकी होगी? मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार मूल ढांचा भी ध्यान रखिएगा, मूल ढांचा भी बाद में विकसित होता है, उस पर विस्तृत हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ये समझिए कि पृथ्वीकरणता का सिद्धांत क्यों चर्चा में आ गया 13 के बाद। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें टर्मोलॉजी आपको याद रख लेना है। तो आने वाले पॉलिटी के जितने पार्ट है शुरू से 1 चैप्टर से लेकर लास्ट तक आपको ये सब टर्मोलॉजी यूज होगा। और यूपीएससी में या तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू, तीनों स्तर पर पूछा जाता है, उससे आपसे जानकारी चाहता है। तो यदि किसी अधिनियम भाग या मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है तो उसे पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं,
या सिर्फ उसी भाग को मूल अधिकारों से अनुसंगत हो। इस प्रश्न के उत्तर में पृथक्करण का सिद्धांत या पृथक्करणीयता का सिद्धांत विकसित हुआ। अर्थात कहने का मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ, ये मान लीजिए कोई एक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, 2 3 4 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट 3 4 5, इस तरह पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे समझिए कि 1 पॉइंट सही है, 2 पॉइंट सही है, 4 पॉइंट सही है, 5 पॉइंट सही, पर 5 जो तीसरा पॉइंट था, किसी न किसी कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता था। तो इसके संदर्भ में यह कहा जाने लगा, क्या यह पूरा जो एक्ट आया वो मूल अधिकारों का हनन कर देगा, ये केवल यह पार्ट। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट के तहत इस मूल अधिकार को हनन माना जाएगा, न कि पूरे एक्ट को। एक्ट को जो है का त्यों रहे, सेम टू सेम रहना दिया जाएगा। इस जो हनन कर रहा है जो है बिंदु ना, मान लीजिए तीसरा नंबर पॉइंट बिंदु, वो हनन कर रहा है किसी के मौलिक अधिकार का, तो उसे लोप कर दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। और जो एक्ट बाकी शेष एक्ट है वो उसी तरह सेम टू सेम रहेगा, किसी प्रकार का मौलिक हनन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत उसे उस पार्ट से अलग कर देना। मान लीजिए ये आपका एक्ट है, उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इसे बाहर निकाल दीजिए, बाकी जो वैलिड है उसे लागू कर दीजिए। सिंपल से तरीके में ये समझिएगा, पृथक्करणीयता का सिद्धांत यही कहता है। जैसे आप किसी टोकरी में सड़े हुए आलू से सड़ा हुआ आलू निकाल देते हैं, शेष सभी आलू को रखते हैं ना, या तो जो आप आलू घर में लाते हैं, या किसान भाई जो लोग रहते हैं जिनके यहाँ आलू उपज होता है, वो लोग बेहतर जानते होंगे, आलू के ढेर में से सड़े हुए आलू को बार बार चुना जाता है, इसलिए कि पूरे शेष को खराब ना कर दे। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। जो खराब है, मौलिक अधिकारों का हनन करते उसे बाहर कर दो, बाकी सेम सभी चीज़ों को रख सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सिंपल से चीज़ों में समझना है। बाकी एम लक्ष्मीकांत में बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी गई है, एनसीईआरटी में बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी गई है। बस सिंपल सा ये समझना है कि आप सड़े हुए टोकरी से कुछ ऐसे पार्ट निकाल रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके अस्तित्व के लिए हानिकारक है, तो उसे बाहर कर देना। मौलिक अधिकार के संदर्भ में उसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल का आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों को असंगत इसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। अभी मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सा लॉजिक वे यही है कि उस जो खराब आलू है उसे बाहर कर दो, बाकी को रखो। बस लॉजिकली समझ जाइएगा तो बाकी सारी चीज़ों को समझ जाइए। इसलिए मैं सिंपल सा आपको होम साइंस के थ्योरी में समझाता हूँ कि सभी लोग आलू और टोकरी का कहानी जानते हैं, थ्योरी जानते हैं, सड़े हुए आम का थ्योरी जानते हैं। तो आप उस तरह समझिए कि पूरे हम टोकरी को खराब नहीं कह के उस खराब जो आपको आलू है उसे ही खराब कहेंगे और उसे बाहर कर दो, और बाकी इसके सारे गुण को आप अपने सिस्टम में लागू कर सकते हैं। इसी को पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। इस व्यवस्था का आधार यह है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा का शून्य होगी जिस मात्रा तक वे इस भाग पर उपबंधों से असंगत है। अर्थात अनुच्छेद 1 जब लागू हो रहा था उस समय यह बातें की गई थी, संविधान पूर्व जो 1947 की स्थिति है और संविधान के लागू 1950 के बाद की जो स्थिति है उसको पूर्व की विधि के तहत इसे लागू किया। उस बीच जो शून्य जो हुआ था, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, उस शून्य के संदर्भ में देखी जाएगी। इसी तरह अनुच्छेद 13(2) में संविधान के पश्चात विधियों में संबंध में उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाएगा। अनुच्छेद 2 कहता है यह क्या पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसी संदर्भ में लागू होगा भारतीय संविधान में। तो आप यह समझ जाइए कि कहीं भी किसी प्रकार का अगर लोप हो रहा है तो सरकार इसी सिद्धांत के तहत, मान लीजिए किसी एक्ट में आपको एक्ट पैनल कमेटी बनती है, पैनल कमेटी संसद में जाता है, संसद में बहस होता है, बहस होने के बाद कमेटियां रहती है, संसदीय कमेटियां रहती है, वो कमेटी उस पर अनुशंसा देता है। तो इस एक्ट में बहुत से ऐसे पार्ट होंगे जो उनको
लगता है कि नहीं यह किसी रूप से उचित नहीं है, या तो किसी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या तो किसी शक्तियों का हनन कर रहा है, तो उसको चुन चुन के ना इसी सिद्धांत के तहत बाहर किया जाता है। आप लोग ये समझिए कि इसका यूज क्यों किया जाता है बार बार शासन प्रशासन में। अगर ये गाइडलाइंस या इस प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे तो जो विधि निर्माता उन्हें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उनको ये शक्ति दी गई है। तो चुन चुन के जो भी आपको लगता है असंगत सिस्टम में नहीं है उसे चुन चुन के बाहर कर दीजिए, बाकी जो अच्छा है उसे हमारे विधि विधान में रखिए, बाकी चीजें सिस्टम को वैसे ही चलाइए। नेक्स्ट है, देखिए ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत एक आएगा आपको बार बार चर्चा में, ये भी जैसे पृथकता का सिद्धांत है वैसे ही ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत है। अब ये क्या बला है ये भी आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको बार बार जो भी नए स्टूडेंट है उनको आने वाले समय में बहुत ये परेशान करेगा दो सिद्धांत, तो इसलिए आप लोग इसे अभी ही जान लीजिए, बाकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यह क्या होता है, तो आच्छादन का सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13(1) से में वर्णित संविधान के पूर्व विधियों से है। अर्थात इसके अंतर्गत न्यायालय ने यह कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः मित या नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि यह मूल अधिकारों द्वारा ग्रहण किए जाने से ढक जाती है। अर्थात यह कहता है कि पूर्व की कोई ऐसी विधियां हैं जो संविधान लागू हुई थी 1950 में और 1947 के संदर्भ में समझिएगा, इसके बीच की कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है ना, उसे तत्काल इस अगले जो मूल अधिकार लागू होंगे उसमें लोप कर दिया जाएगा या ग्रहण कर दिया जाएगा या छिपा लिया जाएगा। यह इसलिए होता है कि जब संविधान लागू हुआ था ना तो हम संविधानवाद की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने आपको मूल ढांचा के संदर्भ में लास्ट क्लास में प्रस्तावना के क्लास में भी बताया था कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना हमारे सिस्टम में, तो वो आपको बताया गया था कि संविधान को जिंदा रखने के लिए भी संविधानवाद का कॉन्सेप्ट आता, उसी संदर्भ में इसे समझिएगा। यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसे नियम विधि विधान है जो पूर्व में कोई ऐसे नियम विधान थे जो मौलिक अधिकारों का हनन कर देता है, पर वर्तमान मौलिक अधिकार उसे आपको जब वर्डिक आएगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का तो उसे आच्छादित कर देगा, समाप्त कर देगा, लोप कर देगा। सिंपल सा लॉजिक में यही समझिए, कोई एक्स है और कोई वाई है, तो एक्स कभी हुआ करता था शक्तिशाली, ठीक ना, पर वाई वर्तमान में अधिक शक्तिशाली है, तो यह एक्स की शक्तियों का हनन कर लेगा और यह वाई लागू होगा। जैसे बाली और सुग्रीव का आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, बाली और सुग्रीव। बाली में यह गुण था वो सामने वाले विरोधी का वो शक्ति छीन लेता था। तो इसी प्रकार आच्छादन में होता है कि वो आच्छादन इसका लोप कर दिया जाता है, लोप हो जाता है उस विधि विधान का। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अर्थ क्या हुआ इसका मतलब, तो अर्थ समझिए यहाँ पर। तो आने वाले देखिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो बहुत लंबी चौड़ी इस पर व्याख्या दी गई हुई है। एनसीईआरटी में तो पढ़िएगा तो बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी, मैं क्रक्स के रूप में इसे समझा दूंगा, जितने भी 5-10 पेज पढ़ेंगे वहाँ उसका एक पीडीएफ में आप लोग को एक 10-15 लाइन में आपको समझा देगा, तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संविधान लागू होने से पूर्व सभी मामलों के लिए उसका प्रयोग वैध बना रहता है, अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं लागू होता वहाँ ग्रहण या हट जाता है, और यदि किसी मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जाए कि कोई संविधान के पूर्व विधि या उसी मूल अधिकार में उन्हीं प्रावधानों के कारण ढकी हुई थी तो वह आच्छादन हट जाएगा। ऐसी विधि को फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात मैंने आपको क्या बोला एक्स और वाई का थ्योरी बताया, तो यही लागू हो जाएगा। भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। इस आच्छादन के या ग्रहण करने के सिद्धांत के उपरांत एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि भारत में कोई भी अपनी मर्जी से मूल अधिकार नहीं त्याग सकता है, पर अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका के विधि विधान में है कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राज्य चाहेगी तो मौलिक अधिकारों को सकारात्मक बदलाव कर सकती है, कम कर सकती है। जैसे संपत्ति का अधिकार हुआ करता था मौलिक अधिकार, तो उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया ना, तो राज्य को अधिकार है ना कि व्यक्ति को। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है,
एक्स व्यक्ति है, वर्तमान में जितनी शक्तियां दी गई मौलिक अधिकार सब में लागू कर रहा, आज उठा रात को सुबह सुबह, अब बोला कि मैं समता का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, मैं इसी मांग करता हूँ और मुझे यह त्याग देना है। तो इनके कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। राज्य की सरकार है जब तक, क्या राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, अर्थात राज्य नहीं चाहेगा, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक नोट याद रखिएगा यहाँ पर, इसी के संदर्भ में बातें उभर कर आई थी सामने कि अमेरिका में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार को छोड़ता है तो चाहे वह ऐसा कर सकता है। अगर अमेरिकी नागरिक यह चाहता है कि हम किसी मौलिक अधिकार का त्याग कर दे, उसका उपयोग नहीं करें, तो वो ऐसा कर सकता है। पर भारत में ऐसा नहीं, भारत में आपको राज्य की तरफ से दी गई एक शक्ति है, आप उसका उपयोग जीवन से लेकर मरण तक करते हैं, उसे व्यक्ति विशेष के द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये सब इसलिए दिया गया है ना कि आने वाले एग्जाम में आप लोग को ये सबको बहुत ही उपयोगी, बार बार आपसे बार बार ये पूछा जाएगा, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, क्या होता है आच्छादन का सिद्धांत। या देखिए, मुझे मेरे इंटरव्यू में यह पूछा भी गया था, लास्ट जो स्लाइड है ना, मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। मुझे यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था एक दफ़ा इंटरव्यू में कि जो क्या आप मूल अधिकारों का त्याग कर सकते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो आच्छादन का सिद्धांत इस संदर्भ में लागू होता है और भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। तो मुझे इससे इंटरव्यू में पूछा गया था प्रश्न, तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मेरे मित्र से भी एक प्रश्न इससे पूछा गया है, जिनसे आच्छादन के सिद्धांत क्या है, वर्तमान में आच्छादन का सिद्धांत इतना क्यों लागू है, उनसे वर्ष 2021 के इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13(2) के संदर्भ में। 13(2) क्या है, तो सरकार द्वारा किसी भी ऐसे विधि का निर्णय नहीं या निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीन लिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसे विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि को अवैध घोषित कर देती है। तो ये बार बार पीटी में प्रश्न पूछा जाता है कि 13(2) में अर्थात न्यायपालिका किस विधि के तहत किसी अवैध या मूल अधिकारों के हनन में बनाए गए नियमों को अवैध घोषित करता है। तो यही 13(2) के तहत करता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैं बार बार इस आर्टिकल का चर्चा करता हूँ, ध्यान रखिएगा। आप लोग कभी देखे होंगे तो 13(2) का मैं हमेशा चर्चा करता हूँ कि इसको न्यायपालिका से शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कैसे ऐसे किसी अधिकारों को, किसी ऐसे विधि को जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, इसी के तहत आके न्यायालय कार्य करती है। और 13(2) बहुत ही विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। यह किसी विधान द्वारा डिफाइन नहीं है किन किन विषयों पर न्यायपालिका भी अपना यह निर्णय दे सकती है। तो यह समय परिस्थिति के अनुसार जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसके अनुसार यह काम होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, थोड़ा क्लियर कर लूँ स्लाइड को, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो पैकेज दिया जा रहा है यूपीएससी स्टेट पीसीएस का, आप लोग जरूर परचेज कीजिए। जो चीज़ें यहाँ दी जा रही है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिया जा रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इसका तुलना कर सकते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं, जो लास्ट में मैं आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा, जो टॉपिक बताऊंगा, तो आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाइएगा, क्या उससे रिलेटेड टॉपिक आपको कवर हुआ या टॉपिक या प्रश्न आया है या नहीं आया है। तो आप लोग जरूर टैली कीजिए, तो जाके पैकेज खरीदिएगा, बहुत सी चीज़ें हैं आपको आगे काम देगा। अनुच्छेद 13(3) याद रखिएगा, राज्य द्वारा निर्मित इन विधियों के अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, उपनियम, आदेश शामिल होते। अनुच्छेद 13 के तहत कोई भी ऐसा अधिनियम है, अध्यादेश है, तो राज्य द्वारा निर्मित इसी अध्यादेश के तहत लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 13(4) याद रखिएगा, यह 24वें या 24 संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें संविधान संशोधन विधि द्वारा वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन विधि समान विधि से अलग है, परंतु गोलकनाथवाद 1967 में यह व्यवस्था
अस्वीकार कर दिया गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, जो विधायिका और न्यायपालिका के संबंध में जो विवाद है, उसी का जीता जागता यह सबूत था कि 13/4 में एक वन जोड़ा गया, आपको 24 संविधान संशोधन के था, जिसमें यह बात बोली गई कि जो किसी भी संविधान संशोधन के तहत वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, अर्थात उसको कम किया जा सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार आप लोग सुनेंगे, या कोई भी ऐसा अधिकार जिसे संसद को यह अधिकार है 24वें संविधान संशोधन के तहत। हालांकि जब यह 71 में यह संशोधन आया था, जैसे ही गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि नहीं, आप इसे किसी रूप से नहीं बदल सकते हैं, तो उसमें यह जो संशोधन हुआ था लोप हो गया था। बाकी जो संशोधन में और भी नियम कानून थे वो मान्य है, पर यह पार्ट अर्थात पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत था उसके तहत इस पार्ट को हटा दिया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कोई चीजें, अभी और समझ में आएगा कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरा 24वां संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया था? ऐसा एकदम बिल्कुल उस पार्ट को समाप्त किया था, अवैध घोषित किया था जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो यह किस सिद्धांत के तहत किया होगा? आपको बार बार प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर में, ध्यान रखिएगा और आप वहां पर फंस जाइएगा, नहीं पता रहेगा कि किस सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी विधि को असंगत घोषित कर देता है, वो किस सिद्धांत के तहत अलग होता है अधिनियम से। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी। चलिए, अब इसके बाद एक विवाद है, उसे आप लोग याद रखिएगा। यह विवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वो मेंस में हो या इंटरव्यू में, यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा। जैसे अनुच्छेद 13(2) स्थिति क्या है? मूल अधिकार बनाम या वर्सेस निदेशक तत्व में। तो शंकरी प्रसाद वर्मा 1951 का, शंकरी प्रसाद वाद 1951 का वाद याद रखिएगा। शंकरी प्रसाद बिहार के वासी थे, जिसने संविधान लागू होते ही 1 साल में आपको एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। तो बिहार पर शंकरी प्रसाद बाद में उच्चतम न्यायालय में कहा कि वाद में बाद लिखा गया है, कुछ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कुछ उसको ठीक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि में शामिल नहीं है। जो वर्णित विधि है 13(2) वो संशोधन विधि में शामिल नहीं है, अर्थात न्याय यहाँ नगर पालिका हो गया। ध्यान रखिए कुछ चीजें, नगर पालिका ने या न्यायपालिका ने यह माना कि समान विधि या संशोधन विधि में अंतर है, अर्थात जो समान विधि है लागू और संशोधन विधि दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि जो हम लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो कानून और जो संविधान का जो संशोधन विधि है दोनों सेम नहीं है, दोनों की प्रकृति और लागू करने का स्तर अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ, ये एक्चुअली विवाद आया था भूमि विवाद को लेकर, ठीक ना। तो उसमें कोई लॉ बनाया गया था, आप लोग भूमि से संबंधित 10वीं अनुसूची पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो उसी में आपको ये चीज़ें शामिल की गई थी कि आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि भूमि संबंधी कोई लॉ कानून बना, उसके तहत सारे सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर यह बात किया गया था कि दोनों अलग अलग विधियाँ हैं 1951 के शंकरी प्रसाद वाद में। तो इस संसद समान विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, बल्कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात किया था 1951 में कि संसद, अभी देखिए गोलकनाथ जो 1900 मूल ढांचा जो सिद्धांत आया था ना, उससे पहले की बात सब है। तो अभी छीना जाएगा, दिया जाएगा, लूटा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ये सब चीजें अभी मत सोचिए कि नहीं गोलक हमको तो अभी मौलिक अधिकार छीनने का हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, तो कैसे ये बात सर आप बोल रहे हैं। तो जब तक मूल ढांचा मैं नहीं पढ़ा दूँ तब तक कभी आप इस टॉपिक में बहुत लूट कांड होगी, लूटपाट होगी, कभी संसद लूटेगा तो कभी आपको न्यायपालिका लूटेगी, तो ध्यान रखिए कभी कार्यपालिका भी लूटेगी। तो अभी बहुत लूट कांड होगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा जब तक मैं मूल ढांचा को जब तक विस्तृत रूप से नहीं बता दूं, समझे ना। नहीं तो शुरुआत में आप लोग को बताया नहीं तो समझिए कि नहीं सर अभी तो नहीं लागू है, पर मैं बात कर रहा अभी 1951 में भी आप लोग अपने आप को इमेजिन कीजिएगा 1951 की बात हो रही है। तो यहाँ पर संसद बोल देता है कि समान विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते, अर्थात किसी लोक कानून के तहत हम किसी भी मूल अधिकार को सीमित नहीं कर सकते, बल्कि
संविधान संशोधन जो है जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको प्रश्न यहाँ पीटी में पूछा, किस वाद में यह बात किया गया कि समान विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। तो यह देखिए, यह पाठ है ना अभी तक लागू है, अभी तक यह पाठ है ना हमारे सिस्टम में लागू है। तो किसी विधि द्वारा हम किसी मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते, इस वर्डिक्ट में आ गया था। पर संसद द्वारा इसमें कह दिया गया था। पर संविधान संशोधन द्वारा जो मूल अधिकारों को छीन सकता है, जिसे मूल ढांचा के बाद इसे समाप्त कर दे। ये ऐसा कारण क्यों था आप लोग जानिए। कारण इसका था, संपत्ति के अधिकार पूर्व में मूल अधिकार था, बाद में जमींदार प्रथा उन्मूलन कानून द्वारा उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानून अधिकार लीगल राइट्स बना दिया गया। इसी कारण यह सब सारे विवाद हुए थे 1951 में। मैंने आपको बताया ना जमीन विवाद था। तो बिहारी लोग जमीन छोड़ देंगे, ये भी तो सोचना चाहिए था। चीज़ें आगे हम लोग बात करेंगे। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और। गोलकनाथ वाद 1967 याद रखिएगा, इसके बाद हुआ। आपको मौलिक अधिकार बनाम चल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच के विवाद, उसमें गोलकनाथ वाद याद रखिएगा। देखिए नगर पालिका, जो पटना नगर पालिका था, उसमें आपको शंकरी प्रसाद वाद के निर्णय को पलटकर परिवर्तित कर देता है। उसके बाद अनुच्छेद 13(2) वर्णित विधि में संशोधन विधि भी सम्मिलित कर, अर्थात नगर पालिका निर्माण विधि को संशोधन विधि के अंतर को अस्वीकार कर दिया गया। अब संसद द्वारा समान विधि या संशोधन विधि में अंतर को किसी भी द्वारा मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। यह गोलकनाथ वाद 1967 में दिया गया। 1951 में था कि संशोधन कर सकता है आपको संसद संविधान संशोधन के तहत, और समान विधि के तहत तो होगा ही नहीं, तो संविधान संशोधन के तहत संसद कर सकती है। पर गोलकनाथ वाद 1967 में यह बोल देता है कि आप मूल अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी आर्टिकल के बाद, इस वाद के बाद भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत डेवलप होता है। यह क्या है, तो गोलकनाथ वाद में भविष्य लक्ष्य विधि अर्थात प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव्स ओवर रूलिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, जिसका अभिप्राय है गोलकनाथ वाद के निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। तो आपसे पूछेगा पीटी में प्रश्न, और इंटरव्यू में यह प्रश्न, भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत किस वाद के बाद आया था, क्यों यह आया था। तो आपको यह याद होना चाहिए। आपको आपको गोलकनाथवाद और आपको जो पहले का जो केस था 1951 का, वो याद होना चाहिए। तो जाके आप बता पाइएगा भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत किस कॉन्सेप्ट के बाद आया था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो आप लोगों को दे रहा हूँ वो सीक्वेंस बाई है। एक घटना के बाद दूसरी घटना जो घटी है, उससे रिलेटेड जो कोरिलेटेड बातें हैं वहाँ पर कवर की जाती है। तो आप लोग इसे समझिएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट याद रखिएगा, इसी आर्टिकल 14 आप लोग को अब पढ़ना है। 13 समाप्त हो गया, 12-13 समाप्त हो चुका है। 14 हम लोग बात करेंगे। 14 से 18 तक अनुच्छेद समता का अधिकार है, जिसमें आज हम लोग 14 से लेकर 16 तक चर्चा करेंगे। 17 और 18 लास्ट दिन अगले क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए आपको केवल विस्तृत रूप से मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ना है, क्योंकि यह बार बार इसके टर्मिनोलॉजी है ना, आपको सभी जगह का आपसे 2-4 होंगे आपके स्टडी में। तो इसलिए इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक वाइज अच्छे से कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग क्लास इनरोल जरूर हो जाइए। जो भी स्टूडेंट अभी तक सोच रहे हैं, तो आप लोग 50 उन स्टूडेंटों में शामिल हो जाइए। बहुत कम सीट बचा हुआ है, नहीं तो ये भी सीट 50 जो वैलिडिटी है, जो पहले 50 स्टूडेंट के लिए, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसे ले सकिएगा तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें विधि के शासन में समता के अधिकार के संदर्भ में। तो क्या है यह, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगा। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा, और आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक समान विधि लागू होगा। यह समानता का विचार इंग्लैंड से लिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार किस देश के संविधान से
लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ क्या होता है ये आप लोग जानिए। समक्ष समता, तो इक्वलिटी देखिए बिफोर क्या है, और इक्वल परफेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, इसे आप लोग समझिएगा। अभी एक साथ एक समान व्यवहार की संकल्पना करना यह विधि के समक्ष समता का अधिकार है। यह विचार नकारात्मक प्रकृति का है, क्योंकि समानता के कारण विभिन्न समूह वाले व्यक्तियों जैसे गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, मजदूर वर्ग, वंचित वर्ग एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। अर्थात मैं आपको बार बार पढ़ाता ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसी संदर्भ में इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि यह समता के अधिकार का या समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। मान लीजिए ए से लेके जेड तक बहुत से व्यक्ति हैं, ए सक्षम है, एम सक्षम है, ओ सक्षम है किसी भी सिस्टम में एग्जिस्ट करने के लिए, वह बाकी लोग सिस्टम में एग्जिस्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, सबल नहीं है, वो कमज़ोर है। तो इनको उठाने के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं चला सकती है, टारगेटेड योजना चलाई जा सकती है, जैसे गरीबी वर्ग के लिए गरीबी कल्याण योजना आप लोग सुनते होंगे। कोविड के दौरान चलाया गया था ना गरीब कल्याण योजना, तो उसमें देखिए अन्य वर्गों को कुछ नहीं दिया गया था, तो यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड वाले थे उनको गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जाता है। पिछड़े वर्ग के लिए ओबीसी आरक्षण, इसी प्रकार बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। मजदूरों वर्ग के लिए चलाया जाता है मनरेगा। तो देखिए खास वर्ग को चिन्हित करके कोई योजना चलाया जा रहा है, तो इसका बिल्कुल मतलब आप लोग मत समझिए कि वो समता के अधिकार, इक्वलिटी के आधार पर वो किसी प्रकार का हनन करता है। वो सरकार को शक्ति प्राप्त है कि उस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगा, यहाँ पर इस स्लाइड में आप लोगों को कि इक्वलिटी फॉर लॉ क्या होता है, इक्वल परफेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव लॉ, एवरी पर्सन वेदर इन ही एंड हर स्टेटस और रैंक ऑफ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। अर्थात इसके तहत कोई व्यक्ति किसी से ऊपर नीचे नहीं, सभी समान है। पर इक्वल परफेक्शन ऑफ लॉ के तहत होता है कि किसी खास व्यक्ति विशेष को टारगेटेड करके हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोनों का लगभग मतलब एक ही है, बस कार्य और प्रकृति में अंतर है। इसका ही मतलब ये होता है किसी पिछड़े हुए व्यक्ति को समान धारा में लाने के लिए एक विशेष पैकेज चला देना, उसके संदर्भ में कुछ टारगेटेड योजना ला देना, ताकि इसके साथ वह इक्वल हो सके, एक्स जेड व्यक्ति के भी जो हो इक्वल, वो इक्वलिटी को प्राप्त कर सके। इसका मतलब यही होता है, उनको विशेष आरक्षण दिए। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं होता है कि इनके बीच जो है ना, मान ली ए बी सी डी ई एफ कोई व्यक्ति है, तो ये समाज में सक्षम है, और छोटा ए है, छोटा बी है, छोटा सी है, छोटा डी है, छोटा एफ है मान लीजिए, तो इनको केवल इनके बराबर ला देने का मतलब होता है राज्य को। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं होता है कि इस व्यक्ति से भी ऊपर इसको पहुंचा देना, क्योंकि यह पहले ही समाज में सबल है, यह स्टेटस मेंटेन किए हुए, तो इसके बराबर इनको ला देना, छोटे वाले ए बी सी डी को ही इक्वल परसेप्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। तो आप इसे समझिएगा, समान व्यवहार को लागू करने की प्रवृत्ति ही समता का अधिकार 14 समझाता है। साथ में यह भी आप देख सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14 और 14 से 18 के बीच में, द स्टेट शैल नॉट डिनाई राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके तहत देखिए, इसके साथ किसी राज्य किसी भी व्यक्ति विशेष से डिनाई नहीं कर सकती देने के लिए, और इक्वल परफेक्शन ऑफ लॉ के तहत डिनाई कर सकती है कि मान लीजिए अब बड़ा वाला जो ए बी सी डी है वो विरोध नहीं करेगा इस आधार पर कि ये विरोध करेगा कि नहीं आप इसे क्यों दे रहे, तो इसके लिए राज्य डिनाई कर सकती है। राज्य को ऐसा लगता है, राज्य की एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इस छोटे वाले ए बी सी डी को हमको सबल बनाना है, तो आप बड़े वाले ए बी सी डी इसका इस आधार पर प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं न्यायालय में। तो ध्यान रखिएगा, ये आगे आने वाले समय में आप लोग को समझाया जाएगा किस आर्टिकल के तहत और किस अधिनियम के किस भटिक सुप्रीम कोर्ट में जो वाद गया था उसके संदर्भ में आया था। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके संदर्भ में आप लोग समझ, इस स्लाइड को देख लिए, समझ लिए, बाकी सभी चीज़ें आर्टिकल 14 के संदर्भ में आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वल बिफोर लॉ है, यह वाला इक्वल फॉर बिफोर लॉ है,
तो उसमें क्या क्या है, ओरिजिनेटेड फॉर इंग्लैंड से आया है, नेगेटिव कंसेप्ट है, नो वन अबव फॉर लो, ये लो से ऊपर कोई नहीं है, नो स्पेशल प्रिविलेज, किसी प्रकार का विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, थ्रेस्ट ऑफ एवरीवन इक्वलिटी, सभी के साथ इक्वलिटी की व्यवहार किया जाए, नो डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जुडिस इक्वलिटी होगी, जुडिस इक्वलिटी की जाएगी यानी न्याय सबको समान दिया, रूफ ऑफ लॉ ऑफ इम्पेक्ट इस यहाँ पर इम्पैक्ट किया जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, आपको इक्वल समानता के अधिकार में सभी को यह अधिकार प्राप्त होता है, पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें समानता में कुछ पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उसे उत्थान करने के लिए आपको यह लॉ राज्य इस पर कार्य करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए इसी प्रकार से आप लोग को प्रश्न मेंस में इंटरव्यू में पूछेगा कि क्या समता विशेष वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण, या आपको मैं दैनिक ज्ञान न्यूज एनालिसिस में बार बार कवर करता हूँ ना कि नहीं, राज्य अब न्यायालय के पास कुछ विकल्प बचे हुए, तो किसके संदर्भ में बताता हूँ मैं, इसी के संदर्भ में समता के अधिकार में जो दो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग समझते होंगे कि नहीं मैं कहाँ से समझाता, कहीं से, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए तो आने वाले समय में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, उसी को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए विधि के समान संरक्षण में क्या है, इसे सिंपल सा वे में समझिए। विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, अर्थात ए बी सी डी बड़ा समझ लिए समान लोग हैं, और ए बी सी डी छोटका जो ए बी सी डी है वो असमान लोग हैं, तो उसके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, इसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये मत समझिए असमान व्यवहार नेगेटिव बात हो रही है, इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, ठीक ना, इसको कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो आपको असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार यानी प्रिविलेज देकर उसको समान व्यवहार तक लाया जाएगा। यह विचार सकारात्मक प्रकृति की है, अर्थात इनके संदर्भ में यह विचार अमेरिका द्वारा लाया गया है, समान संरक्षण का सिद्धांत, और समान विधि का समान क्या था, इंग्लैंड के द्वारा लाया गया था। इसे सकारात्मक भेदभाव अर्थात पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन का विचार भी कहा जाता है, पॉजिटिव इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उद्देश्य समाज में वंचित लोगों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। इस उद्देश्य के कारण समाज में उच्च क्षमता वाले वर्ग के साथ भेदभाव संभव है, इसलिए इसे प्रतिलोम भेदभाव या रिजर्व डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा यह एक वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स है, न कि आपको संवैधानिक राइट्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अमेरिकी प्रतिमान के तहत यह एक लीगल राइट है, न कि एक संवैधानिक राइट है। तो आपको ध्यान रखिएगा किसी एक्ट के माध्यम से ही इसे लागू किया जाता है। आप देखते होंगे मनरेगा दिया जा रहा है तो किसी एक्ट के तहत होगा, या किसी में आरक्षण दिया जा रहा है, जैसे EWS को आरक्षण दिया गया, OBC को आरक्षण दिया, EBC को आरक्षण दिया, किसी एक्ट के तहत दिया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए वैधानिक अधिकार के तहत लागू किया जाता है। सकारात्मक भेदभाव का अनुमान समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भेदभाव तार्किक रीजनेबल होना चाहिए था। जो अब मान लीजिए पुरुष महिला को ले लीजिए, ठीक ना, पुरुष महिला के संदर्भ में समझिएगा बात को, भेदभाव किया जाता है, स्पेशल रूप से इन्हें कुछ प्रिविलेज दिया, जैसे दिल्ली सरकार दे रही है ना, सभी महिलाओं को मुफ्त रूप से आने जाने के लिए सफर में छूट दे रही है, या रिजर्व सीट किया जाता है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि इनके लिए पुरुषों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया है, सरकार ने किया है, क्योंकि इसके शारीरिक बनावट और भी चीज़ें इससे सबल है समाज में, या कुछ देर वेट करके चल सकता है, तो महिला इसके संदर्भ में कुछ अक्षम रहती है, इसलिए कुछ इस आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। महिलाओं को कुछ अधिकार स्पेशल दिए जाते हैं, इसके लिए सीट रिजर्व कर दिया जाता है ताकि महिलाएं अच्छे से अपना यात्रा कर सके। तो यह तार्किक आधार पर भेदभाव है। अब मान लीजिए पहले इस संदर्भ में कुछ व्यवस्था नहीं था, तो इसका मतलब यह नहीं बिल्कुल था कि राज्य ऐसा करना नहीं चाहती थी, वो समय के साथ ये सब की है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना चाहिए कि किस रूप से चीज़ें बदली। सकारात्मक भेदभाव आपके बीच, या किसी प्रकार का सरकार किसी को स्पेशल रेफरेंस दे रही है, स्पेशल पैकेज दे रही है, तो क्यों देती है,
किस आधार पर देती है और क्यों वह मान्य होता है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह समान संरक्षण के अधिनियम के तहत राज्य की एजेंसियां, राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति वर्ग को स्पेशल रेफरेंस दे सकती है, रीजनल आधार पर आपको तार्किक भेदभाव कर सकती है, ठीक ना। जैसे भौगोलिक आधार पर उत्तर पूर्वी लोगों के लिए, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे है ना, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज लाता है, इसी प्रकार से हिमालयन क्षेत्र के लिए लाता है, तो आप लोग भौगोलिक आधार पर भी भेदभाव हो सकता है, राज्य कर सकती है, यानी स्पेशल पैकेज देगी। भेदभाव का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं समझना आपको उसको, यानी मध्य भारत है जो भी शेष भारत है उसके वनिस्पत इसको स्पेशल पैकेज दे सकती है अपने विकास के लिए। इसी तरह व्यवसायिक आधार पर सेना में अधिकारियों को विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो आप लोग देखते होंगे बार बार ना कि अगर सेना का काफिला चलता होगा तो आप देखते होंगे कि किसी भी पेट्रोल टंकी पर इसको जाते हुए काफिले में रोक टोक नहीं होता, जितना चाहे सेना का गाड़ी है ना किसी पेट्रोल टंकी से तेल भरा सकता है, और उसका बिल है ना उसको जाके किसी बैंक में ना, बैंक वाला जाए जो आपको जो पेट्रोल टंकी है ना उसका एम्प्लॉय जाके बैंक, किसी बैंक नज़दीक के किसी बैंक में आपको जमा करेगा, वो स्लिप, सेना एक स्लिप देती है, उस स्लिप के तहत, और उसे बिना किसी रोक टोक से पैसा देगा। सेना से वो डिमांड नहीं कर सकता, ये स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है सेनाओं को। तो आप समझ लीजिएगा सब चीज़ें अपने आसपास से सीखिए आप लोग कि ये सब चीज़ों का उपयोग कहाँ होता है। आप लोग को अपने अपने घर में कोई सेना वाले लोग होंगे उससे पूछिएगा तो समझ में आ जाए कि बातें मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। इसका कोई एक सार्वभौमिक मानक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तार्किक भेदभाव का कोई एक सार्वभौमिक मानक नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्णय कौन करती है, संसद करेगी या विधायिका करेगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, जैसे मूल ढांचा आपको संविधान में दिया गया ना, वहां पर विषय वर्णित नहीं है, उसी के समतुल्य संसद को किस विधि में मूल ढांचा प्रकृति उपलब्ध है। तो समान संरक्षण सिद्धांत में विधायिका को अधिकार प्राप्त है, तो किसी भी विषय पर सार्वभौमिक तौर पर भेदभाव कर सकती है, और इसका विषय डिसाइड नहीं है। अब न्यायालय इसको नहीं पूछ सकता है इस संदर्भ में कि आपके इन टॉपिक में जो तार्किक भेदभाव है इसमें कौन कौन से विषय आपने शामिल किया, जैसे कि कोई विधायिका या कार्यपालिका न्यायपालिका से नहीं पूछ सकती है ना कि मूल ढांचा में आपका कौन कौन विषय शामिल है, वैसे न्यायपालिका भी इसमें नहीं पूछ सकती है। अब बताइएगा आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा या तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये बात कहाँ लिखी हुई है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ये बातें जरूर लिखी होंगी, पर ये बातें कहीं नहीं लिखी हुई। तो आप लोग ये समझिएगा, मूल ढांचा समतुल्य इसे शक्ति दी जाती है समान संरक्षण के तहत, विधायिका को, विधायिका मतलब संसद को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात, विधि के समक्ष क्षमता का अपवाद आप लोग जान लीजिए। ऐसा अपवाद क्या है जिसके आधार पर आप लोग वर्गीकरण कर सकिएगा इसे। तो आप लोग को यह समझना होगा कि विधि के समक्ष क्षमता का अपवाद, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार कुछ अपवाद है, जैसे व्यवहारिक अपवाद, विदेश राजदूत या दूतों के घरेलू विधि से छूट हो, जो मान लीजिए दिल्ली में एम्बेसी है, किसी अमेरिका का एम्बेसी है, दूतावास है, तो वहाँ उसका उस देश का यहाँ पर आपको भारत भूमि में उस देश का है ना अमेरिका का नियम कानून चलेगा। ऐसे ही मान लीजिए इजराइल का कोई दूतावास भारत में है तो इजराइल का कानून चलेगा, ना कि भारत का यहाँ कानून चलेगा उसके भू क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए अब पाकिस्तान का यहाँ कोई एम्बेसी है भारत के किसी भाग में, तो पाकिस्तान के देश का नियम कानून एम्बेसी का ये भू क्षेत्र, मान लीजिए एम्बेसी का बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के तहत उस देश का है ना नियम कानून चलेगा, ना कि भारत के। तो इसी प्रकार व्यवहारिक अपवाद में छूट दिया जाता है। विधि के समक्ष जो समता है सभी के साथ समान समता लागू रहेगा और ये लागू नहीं होगा। साथ ही संवैधानिक अपवाद समझ लीजिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष क्षमता का सिद्धांत लागू नहीं होता है अनुच्छेद 301 के तहत, अर्थात राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, ठहराया जा सकता या प्रश्नगत किया जा सकता अनुच्छेद
301 और ये कितनी बार आप लोग से प्रश्न पूछा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटिएगा आप लोग। यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग पलट के देखिएगा, इस आर्टिकल से कितनी बार प्रश्न पूछा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है स्टेट में कम से 10 से 12 बार इससे प्रश्न पूछा है और यूपीएससी 3 से 4 बार प्रश्न जरूर पूछी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो बाकी चीज़ें आप लोग और भी कवर सकते, इधर कुछ चीज़ें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो अलग बात है, पर इतना तो जरूर पूछा गया होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति है, राज्यपाल को अपनी किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए किसी भी तरीके से न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कराया जा सकता। इस समक्ष जो समता का अधिकार है, जिसमें यह बोला जाता है विधि के समक्ष सभी समान है। तो इस 300 आर्टिकल जो 301 है उसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को इनसे छूट दी जाती है। नोट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पीटी में पूछा जाता है, मेंस में से प्रश्न क्रिएट किया जाता है। उपयुक्त दोनों जो कार्यकाल है, दोनों के कार्यकाल अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी प्रकार के आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी एक्ट के तहत आपको अपवाद 301 के संदर्भ में समझ लीजिएगा। सिविल मामले में जैसे संपत्ति विवाद, तलाक में राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल में कोई आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसकी सूचना 2 माह पहले देनी होगी या देनी चाहिए। इसके संदर्भ में ऐसी संविधान आपको अपेक्षा करता है। तो आपको अगर किसी सिविल मामले में अगर करना है ना तो विधि के समक्ष लागू होगा यह कानून। विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी पर है, पर आपको फौजदारी जो आपराधिक मामले आपराधिक कार्रवाई है आप इस पर लागू नहीं कर सकते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति पर। आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज, टर्मिनोलॉजी को। नेक्स्ट है 15 को याद रखिए, 15 भी चलिए 15 आप लोग अनुच्छेद 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बार बार देखने को मिलेगा आपको। धर्म, मूल जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, पर सकारात्मक विभेद होता है। तो इसे हम लोग देखेंगे क्या है। अनुच्छेद 15(1) यह कहता है कि राज्य के नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति अथवा जन्म स्थान के बारे में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। पर 15(2) यह कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के ऊपर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर निम्नलिखित मामलों में किसी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्य आरोपित नहीं किया जाए। जैसे होटल, सामाजिक मनोरंजन स्थान, दुकान, कुएं, तालाब, घाट, सड़क, सार्वजनिक उपयोग किए जाने वाला पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी वित्त प्राप्त संस्थानों में प्रवेश उपयोग से रोका नहीं जा सकता। अर्थात निजी संपत्ति या निजी जो परिसर होगा उसको छोड़कर जो भी सार्वजनिक संपत्तियां होंगी जो राज्य के एसेट के तहत शामिल होता है, राज्य की परिभाषा के तहत शामिल होता है, वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव 15(1) के तहत नहीं किया जाएगा या 15 आर्टिकल के तहत नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको राज्य की परिभाषा पहले बताया, नहीं तो आपको अभी कंफ्यूजन होता राज्य ये सब राज्य है क्या। निजी संपत्ति है अर्थात किसी मान लीजिए किसी निजी, अब शाहरुख खान का या तो अमिताभ बच्चन का परिसर, वहाँ पर कोई व्यक्ति जाकर यह दावा ठोकेगा कि नहीं मुझे भेदभाव किया जा रहा है, भेद किया तो पुलिस मार के भगा देगी, ठीक ना। पर यही राष्ट्रपति भवन में जाकर अगर यह अधिकार से बोलता है कि विभेद करा मुझे उनसे मिलने के लिए, एक प्रोटोकॉल फॉलो करके वो जाके मिल सकता है, नहीं तो उसे किसी आधार पर रोका नहीं जाएगा। समझ लीजिए राष्ट्रपति से मिलने से भी नहीं रोका जा सकता। जो प्रोटोकॉल है, नियम कानून बनाए गए उसको फॉलो करके राष्ट्रपति से मिल सकता है, विभेद नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति विशेष से। नेक्स्ट है 15(3) याद रखिएगा। राज्यों द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस आर्टिकल का अपवाद है, 15(1) का अपवाद है, ठीक है। 15(4) याद रखिएगा। राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात वो जो है एक ही तरीके से आप लोग की चीजें समझ में आएगी, न कि अनुच्छेद या 29(2) के संदर्भ में विरुद्ध होगा। ध्यान रखिएगा किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है 1929 में, तो आप लोग इसे समझिएगा।
चंपंकरम दोराईराजन बनाम मद्रास वाद जो है 15/4 को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और चंपंकरी दोराईराजन वाद मैंने आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में बताया भी था, इस वाद के संदर्भ में क्या बातें की गई थी। तो जिस प्रकार से मूल जाति जो अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान का किसी प्रकार भेद नहीं कर, सकारात्मक विभेद का बात होता है 15(2) से, 15(3) से, 15(4) से, जिसमें सकारात्मक भेदभाव हो सकता है, पर मूल रूप से आपको भेदभाव नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी कोई कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट, आच्छादन का सिद्धांत या छोटी या बड़ी ये वाला जो सिद्धांत मैं आपको एग्जांपल देगा, इसके पीछे का लॉजिक यही सब रहता है। नेक्स्ट नोट याद रखिएगा, वर्ष 1960-70 के दशक में, ठीक ना, याद रखिएगा इसे, 60-70 के दशक में पिछड़ी जातियों की स्थिति के लिए सुधार हुआ। इसके मूल कारण 3 थे, जैसे जमींदार, हथबंदी, हरित क्रांति आदि आए थे। उसी के कारण ये पिछड़े जो जातियां थी उनका उत्थान होता है और वो मांग करते हैं कि मुझे भी समान अधिकार मिलने चाहिए। उसी के बाद देखते हैं मंडल कमीशन, इसके बाद चर्चा में आ जाता है। तो आप लोग को मैं इस पर जस्ट आगे चर्चा करूंगा और क्या था उसके बाद बहुत से विवाद उत्पन्न हुए थे। तो चलिए अनुच्छेद 15(5) में क्या है। अनुच्छेद 15(5) के तहत यह अनुच्छेद 2006 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसे मंडल 2 भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मंडल 1, मंडल 2। सामाजिक और पिछड़े शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। पहले सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में था, अब है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया जाएगा, परंतु आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। अर्थात अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है और जैन, ये है ना, ये अल्पसंख्यक, इनके शैक्षणिक संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना, यह लागू केवल अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा 15(5). तो यहाँ पर आपको चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए इसके संदर्भ में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सामाजिक पिछड़े और शैक्षणिक और पिछड़ेपन का आधार क्या होगा। तो उसके लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया था और इसी के आधार पर अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो कितना विस्तृत रूप से मंडल कमीशन, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और जनजाति जो पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए जो चीज़ें की गई थी मंडल कमीशन के तहत ही की गई थी। अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और उनकी पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना करेगा। ठीक है, वर्ष 1953 में कांग्रेस द्वारा काका कालेकर आयोग का गठन किया जाता है। पीटी में कितनी बार पूछा, आप लोग चेक कीजिएगा। वर्ष 1978 में जनता पार्टी द्वारा विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका पूरा नाम था, या मंडल कमीशन की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया जाता है। मंडल आयोग ने भारत में जाति वर्ग को एक दूसरे का पर्याय मानते हुए पिछड़े वर्ग में पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया। पिछड़ी जातियों की पहचान को लिए 3 मानक प्रयोग किए, एक सामाजिक आधार पर, एक शैक्षणिक आधार पर, एक आर्थिक आधार पर। तो 3 मानकों के आधार पर मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर उन्होंने मंडल आयोग ने इन मानकों के आधार पर लगभग 3743 जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया। तो इसके आधार पर सरकार आगे कार्य दिशा कर सके। अब अनुच्छेद 15 की प्रकृति यह है कि नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। अर्थात यह जो अनुच्छेद 15 का जो कॉन्सेप्ट है ना, समान जो विभेद नहीं करेगा, वो केवल भारतीय नागरिकों, और मैंने पहले ही प्रस्तावना के क्लास में बताया था कि इनको फर्स्ट मौलिक अधिकार की जो क्लास हुई थी उसमें बताया था विदेशियों को कौन सी शक्तियां प्राप्त है और भारतीयों को कौन सी शक्तियां प्राप्त है। उसमें 15 की भी चर्चा किया था, आपको याद होगा जो क्लास देखे होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को समझिएगा, प्रश्न ऐसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, स्लाइड ओपन हो रहा है, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और भी इम्प्रूव हो सके। क्लास अटेंड जरूर कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को नया चीज़ सीखने को मिले। इस तरीके से आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलता होगा। जो क्लासेज में जो अपना एक्सपीरियंस होल्ड किया विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न प्राइवेट इंस्टीट्यूट से,
तो आपको मैं यहाँ क्रक्स के रूप में दे रहा हूँ, जो आपको बिरले ही कहीं मिलेगा। आप YouTube पर सर्च करके देखिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को कोई देता होगा तो बेशक आप उसे देख सकते हैं। पर जहाँ तक मैं आकलन और एक्सपीरियंस में जो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, वो आपको झलक जाएगा अभी तुरंत एग्जाम के बाद जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी। अनुच्छेद 16 याद रखिएगा, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता होगी लोगों में। अनुच्छेद 16 को याद रखिएगा, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति या रोजगार में अवसर की समानता होगी, ऐसी कल्पना संविधान करता है। ठीक है, कि सभी को नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 2 याद रखिएगा, अधीन राज्य के अधीन नियुक्ति रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के स्थान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो नोट याद रखिएगा, राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति के लगने वाले प्रतिबंध विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में विहित होते हैं। अगर किसी प्रकार की युक्ति प्रतिबंध लगाता है तो वो कौन से नियम, विधि के समान संरक्षण के तहत होता, मैंने आपको बताया ना भी था। तो आप लोग को भी कॉन्सेप्ट में बताऊं उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या तो संस्थान के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या सर क्या इशू था, नहीं समझ में आया, आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक ना, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक अलग कॉन्सेप्ट से उससे पहले आप लोग जरूर इनरोल हो जाइएगा, ताकि और भी हम लोग को काम करने में बेहतर लगे, क्योंकि आउटपुट जब तक नहीं आएगा तो इनपुट मैं कितना देता रहूँगा, आप लोग भी सोचिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आउटपुट का भी, ताकि संस्थान भी चले और जो मैं उद्देश्य से शुरू करना चाहता हूँ वो भी पूरा हो। तो चलिए, अनुच्छेद 16(3) को याद रखिए, संसद द्वारा किसी ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ या राज्य सरकार को सेवाओं में प्रदान करने स्थानीय निवासों का प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था, विशेष प्रावधान किए गए थे इसके संदर्भ में। तो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, राज्य को शक्ति प्राप्त है। यह सभी समान संरक्षण अधिनियम के तहत ही लागू होंगे, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16(4), नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों में राज्य के अंतर्गत नियुक्ति या रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो तो ये सब चीज़ें की जाएगी। तो आप लोग को ये सब चीज़ समझनी चाहिए कि ये सब चीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या के प्रतिशतता के आधार पर समझा जा सकता है, इसलिए ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई है। अब नोट याद रखिएगा, पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण की घोषणा की थी। अब प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी, जिसे आपको हाल ही में EWS के संदर्भ में भी आपको जो 10% अतिरिक्त आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग थे, पिछड़े वर्ग OBC में, उन्हें भी 10% का आरक्षण दिया गया था। तो ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई थी। अब याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 मंडलवाद के बाद आया था। इंदिरा साहनी ने हाल ही में चर्चा भी रहा, कुछ आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इनके संदर्भ में कुछ बातें मैंने किया था, तो आप लोग को याद होगा। हाल ही में इनकी चर्चा पुनः करंट में आ गई। तो इंदिरा साहनीवाद है ना, चर्चा में हमेशा रहेंगी, तो आप लोग को एग्जाम में क्लियर कर लेना है। तो 1992 में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में OBC 27% फैसलों को सही ठहराया था। इंदिरा साहनी OBC कोटे सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। तो उसी में देखिए, आरक्षण का आधार जाति हो, यह बातें की गई थी, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज में जाति पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है अभी भी, कि अभी भी जातियाँ पिछड़ेपन का सूचक है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर निवास, आजीविका, गरीबी को भी पिछड़ेपन का एक सूचक माना गया। तो अभी भी आप देखते हैं गरीबी का आकलन इन्हीं आधारों पर किया जाता है, सामाजिक पिछड़ेपन, शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार का। आरक्षण में, भारत में आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में यह बातें की गई थी। अनुच्छेद 315 के आधार पर मानते हुए न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं में कुशलता को प्रभावित नहीं होना चाहिए, यह बात की गई थी, जो भी वरिष्ठता का सिद्धांत लागू होता है। प्रति वर्ष 50% सीटें आरक्षित होंगी और अति
और होगी, और अति आरक्षित सीटें, अधि आरक्षित खाली, यहाँ अति लिखा गया, यहाँ अधि कर लीजिएगा आप लोग। यदि आरक्षित सीटें खाली हो तो अन्य को नहीं मिलना चाहिए, अर्थात उच्चतम न्यायालय ने नियुक्तियों में कैरी फॉरवर्ड के सिद्धांत को स्वीकार किया, अर्थात उसको अगले के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, न कि उसको लोप कर देना है। आरक्षण पदोन्नति में ना हो बल्कि प्रारंभिक नियुक्ति के संदर्भ में हो। तो मुझसे इंटरव्यू, बीपीएससी के इंटरव्यू में 64 इंटरव्यू में यह बातें पूछी थी कि पदोन्नति को आप किस बेस पर देखना चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू आप लोग देखिएगा, इंटरव्यू की क्लासेस जो मैंने लिया था उसमें बातें मैंने की भी थी कि आपको किस बेस पर प्रमोशन बेटर लगता है, योग्यता आधारित या सीनियरिटी बेस आधारित। तो मैंने वहाँ दोनों को बताया था, दोनों के अपने अपने आधार हैं सर, और दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष है। तो दोनों के आधार पर जो चीज़ें हैं, पर भारत में सीनियरिटी बेस्ड आपको पदोन्नति दिया गया है। तो आपको इसी के समय देखिए प्रश्न कहाँ से इंटरव्यूअर पूछता है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब एग्जाम में वो पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि प्रश्न कहाँ से क्रिएट होता है। उस समय क्रीमी लेयर का बातें चल रहा था, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात हुई थी, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा, प्रश्न वैसे ही उठता है। अब विशेषज्ञता के कुछ पदों के लिए आरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा, संसद विशेषाधिकार में निहित होगी। अर्थात कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट, खास पोस्ट किसी खास पद के लिए बनाया जाता है, बड़ी तरह से इंजीनियरिंग के लिए कोई पद होगा तो केवल इंजीनियरिंग के लोग, मेडिकल का कोई पद होगा केवल मेडिकल के लोग ही उसमें भर्ती किए, ऐसे समान वर्ग में नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखिए, विशेषित जो पद होंगे वो केवल विशेषीकृत पदों पर नियुक्त होने वाले लोगों को ही आरक्षण दिया जाएगा, या अर्थात उनके लिए ही रिजर्व रहेगा। अब पिछड़ेपन का पहचान न्यायिक पूर्वारक्षण हो सकता है। पिछड़ेपन का पहचान किस आधार पर होगा, इसके लिए परीक्षण आपको न्यायपालिका ही करेगी, विधायिका नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। उसका न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त है इसके संदर्भ में। तो यहाँ पर मूल मकसद ये समझिए कि इंदिरा साहनी वाद के बाद 50% जो आरक्षण सीमा उसके तय किया गया था, बहुसंख्यक हिंदू जाति में पिछड़ापन इसे माना गया था, और जो विशेषीकृत पद है उसकी विशेषज्ञता के संदर्भ में बातें की गई थी। नेक्स्ट है अब मंडलवाद बना वर्तमान क्या स्थिति है, इसे आप लोग देखिएगा क्या स्थिति है। जैसे उच्चतम न्यायालय ने 50% के अतिरिक्त 3% आरक्षण विकलांग के व्यक्तियों के लिए देने की सहमति दी। अपवाद स्वरूप राज्य तमिलनाडु में जहां इससे भी अधिक आरक्षण है, एम रंगनाजन, जहां पर तमिलनाडु में लगभग 70 से 75%, किसी राज्य में तो 80% तक आरक्षण है, क्योंकि क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों यहाँ पर आरक्षण भारत में लागू किए जाते हैं इसके आधार पर। अब नेक्स्ट है एम नागराजन और जनरल सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वाद जो 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता देने से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचना होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा प्रशासनिक सर्विस के SC/ST अधिकारी की पदोन्नति के आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के मामले में फैसला सुनाया था। वो क्या था इसे हम लोग अभी जस्ट समझेंगे। आपको मैं बात करूंगा कि किसी भी व्यक्ति विशेष से अगर अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति के आरक्षण की बात की जा रही है, वहाँ पर पहले वरिष्ठता को तय करना, कौन व्यक्ति वरिष्ठ होंगे उसी को पदोन्नति देना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि SC/ST के वर्ग के लोग होंगे तो सीट कम है तो इसके आधार पर उनको पदोन्नति दे दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। वरिष्ठ जो व्यक्ति होगा उसे ही दिया जाएगा। अब चीजें यहाँ से समझिए। मंडलवाद निर्णय के प्रभाव सरकार की प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली। जैसे तमिलनाडु में राज्य में प्रचलित 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। अब दांव पे चले जाने लगे राज्यों के द्वारा आरक्षण को अपने वोटिंग राइट्स, वोटर्स को लुभाने के लिए, क्योंकि जातियां ही राजनीति को तय करती है। तो इसीलिए आपको आरक्षण जो दिए जा रहे थे जातियों को, उसको छुपाने के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। यह बात हो रही है 92 तक की स्थिति में, पर 92 के बाद वर्तमान में 9वीं अनुसूची को भी समीक्षात्मक न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया है कई भर्टिकों में। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, मैं बताऊंगा आगे क्लास में। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति की स्थापना की गई थी। तो आपसे प्रश्न पीटी में पूछा जाता है
क्रीमी लेयर तय करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? वर्ष 1993 में संवैधानिक संस्थाओं के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और वर्ष 1977 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 16(4)(a) में नवीन उपखंड जोड़े गए और अनुसूचित जातियों जनजातियों को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रखा गया। अर्थात 77वें संविधान संशोधन मंडलवाद के निर्णय को अप्रभावी बनाने का प्रयास किया, जिसमें पदोन्नति की बात की गई थी ना और आरक्षण की बात, वर्गीकरण की बात वहाँ पर चीज़ें उभर कर सामने आई थी। अब परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत आप लोग जान लीजिए। लास्ट स्लाइड इसके बाद एक होगा, उसके बाद चीज़ें समाप्त होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का आर्टिकल का। अनुसूचित जनजातियों की वरिष्ठता को उनकी नियुक्ति तिथि नहीं बल्कि उनके पदोन्नति तिथि से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पदोन्नति की तिथि, पदोन्नति कब की गई थी उसके आधार पर परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत जोड़ा जाएगा। 85 संविधान संशोधन द्वारा 16(4)(a) के परिणामी वरिष्ठता का संकल्पना स्वीकार कर लिया गया और इसके अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, न कि नियुक्ति की तिथि से माना जाएगा। जिस दिन उनकी पदोन्नति, एक पदोन्नति, दो पदोन्नति हुई, उसकी तिथि से वरिष्ठता का सिद्धांत माना जाएगा। यह लगभग सभी में समान होता है, इसी तरह लागू होता है, इसीलिए आप लोग अलग मत समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 16(4)(b) में 81 संविधान संशोधन द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% सीमा को घटा दिया गया और जिसका अभिप्राय यह कि बैकलॉग सीटों को भी 100% आरक्षण से भरा जा सकेगा। इसका मतलब यही था कि बैकलॉग सीट जो बच जाएंगे पदोन्नति में, उसमें भी आरक्षण इसी आधार पर किया जाएगा। अब अनुच्छेद 16(5) याद रखिएगा, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, तो इसके आधार पर विभेद की प्राथमिकता बात नहीं की जाएगी। और देखिए सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई इंग्लिश में भी, अगर हिंदी वाले समझने में अक्षर में तो इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें हैं। देखिए मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य याद रखिएगा। क्या ये सब प्रश्न आपसे उभारे जाते हैं या नहीं जाते, जो टॉपिक मैंने अभी कवर किया उसी के संदर्भ में चीज़ें समझिएगा। यूपीएससी में प्रश्न आप लोग देखिएगा 14, 15, 16 के मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ मुद्दे हैं, उससे प्रश्न बार बार क्रिएट होते हैं। मुद्दा नंबर 1 या इशू नंबर 1 कि विशेष अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में आरक्षण किस रूप में दी जानी चाहिए। देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है या नहीं आया, जो मैं पहले चर्चा किया हूँ टॉपिक में, वो प्रश्न विशेष पिछड़ी जातियों के संदर्भ में। दूसरा मुद्दा है क्या आरक्षण रोजगार प्राप्ति का साधन या सामाजिक न्याय का साधन होना चाहिए। आरक्षण तो मैंने आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इस पर भी टॉपिक पर चर्चा किया हूँ, तो आप लोग देखिएगा इससे प्रश्न यूपीएससी क्रिएट किया है या नहीं। साथ ही साथ जाति आधारित आरक्षण बनाम आर्थिक आधार पर आरक्षण, देखिएगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया है कि नहीं इस टॉपिक से। मुद्दा नंबर तीसरा। चौथा नंबर मुद्दा आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जानी चाहिए या नहीं, और इसने मैंने आप लोग कितनी बार दैनिक जागरण इस पर एक्सप्लेनेशन भी किया, आप लोगों को पता होगा। साथ ही साथ मुद्दा नंबर 5 निजी क्षेत्र में आरक्षण की स्थिति क्या है, इससे संबंधित चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए बातें पूछे, वहाँ पर आपको इंदिरा साहनीवाद की भी चर्चा करनी है। साथ ही साथ समता समानता में अपवाद क्या है, तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न क्रिएट किए गए हैं यूपीएससी में। साथ क्रीमी लेयर का आधार क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में भी आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने प्रश्न किए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो एग्ज़ाम ओरिएंट है, एग्ज़ाम के तहत पूछे जाने वाले टॉपिकों को कवर किया जाता है, न कि आपको ऐसे ही टॉपिक पढ़ा दिया जाए जिसके आधार पर आपको जो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनकी किताबों को हूबहू उतार दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप लोग आज ही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी और मेंस निकालिएगा और वहाँ से सब क्वेश्चन टैली कराइएगा, देखिएगा सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तब थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करिए, दबा के कमेंट कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और भी हम लोग इम्प्रूव हो सके। इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा
और साथ ही साथ जो भी पैकेज दिया जा रहा है यूपीएससी का पैकेज है वो जरूर परचेज कीजिए। बीपीएससी 60 ईयर बीपीएससी के लिए जो पैकेज है उसे भी आप लोग परचेज कीजिए। जो भी स्टूडेंट संबंधित स्टूडेंट है देर मत कीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तब थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।